हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित को हल करेंगे। इसमें हमें अध्याय 1 में कौन सी संख्या दी गई हैं? परिमेय संख्याएं। अध्याय 1 में क्या दिया गया है? परिमेय संख्याएं। तो आज की इस वीडियो में हम बड़ी ही आसानी से परिमेय संख्याओं को समझेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं, देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक संख्या है, यह मान ली हमने 2/3। तो 2/3 यह कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या है जो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि जब ऐसी कोई संख्या है जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वे सभी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। तो देखिए, जैसे हमने जो संख्या ली थी 2/3, तो यह कैसी है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें 2 क्या है? 2 है अंश और 3 क्या है? हर। या फिर जो 2 है, जो 2 क्या है? यह एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। हमें क्या देखना? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। एक बात और याद रखना, जो हर है परिमेय संख्याओं का, इनका हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हर है जो वह कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि हर 0 होगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। एक है जो एक भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे आपको हर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1/1 भी करेंगे तो हमेशा वही संख्या मिलती है। तो इसलिए 1 है, 2 है, 3 है, ये सभी संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इनके हर भी हर 1 होता है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं। देखिए, हमें गणित में दिए जाते हैं कुछ समीकरण दिए होते हैं, उनको हल करना होता है। जैसे एक समीकरण आपको दे दिया है, जैसे x + 2 = 13। अब ऐसे समीकरण आपको दिए होंगे और इसमें लिखा होगा कि इसको ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है? आपको x का मान निकालना है। x क्या? इसकी वैल्यू बतानी है कि इस समीकरण में इसकी x का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एक तो यह तरीका है कि आप क्या है, ये वाला पक्ष कौन सा कहलाता है? दायां पक्ष। और इस तरफ वाला कहलाता है बायां पक्ष। अब आपको क्या करना है? जब भी ऐसे समीकरण दिए हों तो दायां पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर करना होता है। देखिए, यहाँ पर आप खुद सोचिए कि x की वैल्यू हम ऐसी कितनी रख दें कि वह इसके बराबर हो जाए। बाएं पक्ष में कितनी लिखी? 13, और यहाँ पर कितना लिखा? x + 2। अब देखिए कि 2 में हम कितने जोड़ेंगे जब 13 होगा? 2 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तभी वह 13 बन सकती है। यदि आप 10 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। ये 12 13 के बराबर नहीं है, यानी x की वैल्यू 10 तो नहीं हो सकती। आप और भी कोई वैल्यू सोच लें, वह कभी होगी जब x की वैल्यू हम 11 लेंगे। 11 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। देख लीजिए कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो गया। तो एक तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या तरीका होता है? पक्षांतर करने का। पक्षांतर कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसका चिन्ह देखेंगे, चिन्ह किसका लगा, और जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह को पलट देंगे। जैसे देखो, समीकरण क्या लिखा? x + 2 बराबर कितने लिखी? 13। अब हम यहाँ पर पक्षांतर करते हैं 2 का हम पक्षांतर करते हैं। तो क्या होगा? पक्षांतर करेंगे जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? इसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 2 का पक्षांतर, 2 क्या है यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x = 13 थे, जो इसको ये तो जाएंगे 13 आएंगे, 13 + के 2 इनका पक्षांतर हो जाएगा, तो बन जाएंगे -2 ऋण के 2। 13 ऋण 2, 13 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 13 में से 2 जाएगा 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। यह हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी x का मान निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने कॉमन से कोई भी संख्या ले लेके देख सकते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा है? आगे आपको मिलेंगी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्या लिखी और नीचे कुछ पूर्णांक दिए और उस तरफ दी है प्राकृतिक संख्या। इसमें हमें क्या करना? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखने हैं, कि देखना है कि इनके कौन कौन से गुण इनमें मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम देख लेते हैं इनके कौन कौन से गुण मिलती हैं। पूर्ण संख्या में हमें 4 गुण देखने हैं। पूर्ण संख्याएँ, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? आप सभी जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। वे सभी संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं।
तो पूर्ण संख्या में देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण मिलते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले हम योग का गुण देखते हैं। कौन सा गुण? योग। देखते हैं कि पूर्ण संख्या में योग का गुण होता है कि नहीं है। अब योग का गुण कैसे देखेंगे? जब भी हमें योग वाला गुण देखना है या फिर कोई भी गुण उनमें मिलानी है, तो क्या उसकी तुलना किसी दो या दो से अधिक पदों में करेंगे, तो हम इसमें पूर्ण संख्या में कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। तो आप बताइए कौन सी दो संख्या ले लेते हैं। चलो, हमने मान लिया कि दो संख्या ले ली, 1 और 2। दो संख्या ले ली। क्या कौन सा गुण देख रहे हैं हम? योग वाला गुण देख रहे हैं। तो चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। 1 और 2, यदि इनका हम जब योग करेंगे और हमें पूर्ण संख्या मिल जाए, तो हम कहेंगे कि यह संख्या है जो वह समृद्ध है। समृद्ध मतलब वह उनका योग है जो वह कैसा है? पूर्ण है। तो कर देंगे हम वह समृद्ध है। यदि इनका योग एक पूर्ण संख्या नहीं आता, तो हम कहेंगे यह समृद्ध नहीं है। तो देख लीजिए, दो संख्या हमने पूर्ण संख्या ले ली, 1 और 2, और इनका योग करते हैं तो कितना आएगा? 1 और 2 कितनी होती हैं? 3। 3 कैसी? 3 एक कैसी? एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यानी यह क्या है? यानी 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? समृद्ध होता है। समझ गए कि आपको कैसे गुणों को चेक करना है। एक गुणधर्म एक हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं व्यवकलन में। देखते हैं कि व्यवकलन में क्या होता है। व्यवकलन में इसके गुण मिलते हैं कि नहीं। व्यवकलन मतलब क्या होता है? घटाना। व्यवकलन मतलब क्या होता है? घटाना। अब देखते हैं कि जब हम कोई दो पूर्ण संख्या लेंगे और उनमें देखेंगे कि गुण माने व्यवकलन में उनके गुण मिलते हैं कि नहीं। तो देख लिए, कोई दो संख्या अभी हमने कौन ली थी? 1 और 2। या फिर हम कोई ले लें 3 और 2। 3 और 2 ले ली। 3 और 2 क्या करना है? व्यवकलन में देखना है। यानी क्या कौन सा चिन्ह आएगा? ऋण का। तो 3 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 3 में से 2 जाएगा, आएगा 1। 3 में से 2 गया, बचा 1। तो यहाँ पर तो क्या है? यह पूर्ण संख्या आ रही, यानी क्या है? समृद्ध। लेकिन जब भी हम अभी जो हमने ली थी 1 और 2, 1 और 2 संख्या ली थी, जैसे 1 ऋण 2 करेंगे, तो यह कैसी हो जाएगी? 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? ऋण का 1 आएगा। 1 में से 2 घटेगा तो आएगा ऋण 1। तो ऋण 1 क्या है? यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? जो घटाने में यानी व्यवकलन में ये गुण है जो नहीं मिलता है, यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्ण संख्या है जो व्यवकलन में समृद्ध नहीं है। ठीक। अब इसी तरह से आपको गुणा में मिलाना है कि गुणा में इनके गुण मिलते हैं कि नहीं। गुणा में देखेंगे। गुणा में क्या करना? कोई भी आप दो संख्या लीजिए और उनका गुणा कर दीजिए। जैसे हमने संख्या ले ली 2 और 3, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। 6 कैसी है? यह एक पूर्ण संख्या, यानी क्या है? गुणा में यह समृद्ध है। इसी तरीके से आपको भाग में देखना है। भाग में देखेंगे तो कितना? कोई दो संख्या ले लें, 2 3 गुणा 2 या फिर 2 गुणा 3, कछु भी ले लेते हैं। भाग में देखना तो भाग का चिन्ह लगेगा, 2 भागित 3। तो देख लेते हैं इसमें है कि नहीं। अब जैसे ही 2 भागित 3 करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 2 में तो भाग 3 का नहीं जाएगा, यानी 2 को मानेंगे 20/3। कितना हो जाएगा? इसका होगा 3 × 18 19 20 तो 6.6, यानी यह पूर्ण संख्या नहीं, दशमलव में आ रही संख्या, तो यानी कैसी? पूर्ण संख्या नहीं है। यदि यह पूर्ण संख्या नहीं तो कह देंगे हम कि यह समृद्ध नहीं है। इसी तरीके से आपको पूर्णांक में चेक करना है। आगे देखिए, आपको बुक में दिया गया है पूर्णांक में उनके गुणधर्मों को चेक करना है। फिर आपको परिमेय संख्याओं में देखना है। परिमेय संख्याओं में भी आप देख लेंगे। आपको परिमेय संख्याओं को जोड़कर देखना है। योग में देखेंगे कि होता है कि नहीं, फिर व्यवकलन में देखेंगे, फिर गुणन में और फिर भाग में। इसी तरीके से आप खुद इनको चेक करिए और देखेंगे, बताइएंगे कि कौन कौन से गुण हैं जो इनमें होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या मिलता है? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता नियम क्या होता है? क्रम विनिमयता का नियम होता है कि यदि उनके पदों को बदल लें और यदि वे बराबर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह समृद्ध है, और यदि बराबर नहीं होते तो है कहेंगे असमृद्ध है। जैसे कोई भी दो पद ले लें, ए और बी। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, या फिर परिमेय संख्या भी हो सकती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय नियम। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दो पद हैं उनको बदल दिया जाता है। एक ए बी बराबर हो जाएगा बी ए। और आगे आता है तो साहचर्यता का नियम आता है। साहचर्यता का नियम, इसमें क्या होता है? इसमें 3 पद होते हैं, ए बी और सी। जैसे हम देखना कि गुणा में देख रहे हैं, गुणा में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गुणत बी गुणत सी।
इसको देखो, इसमें दो पद ले लेते हैं, जैसे तीन सहचरता के नियम में देख रहे हैं, ए गुणत बी गुणत सी, इसकी अभी हमने जोड़ी बना दी, बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणत बी गुणत सी। तो यहाँ पर बी और सी की बनेगी, यहाँ से देखते हैं, ए गुणत बी गुणत सी, तो यहाँ पर सी की और बी की जोड़ी बनेगी। तो यह होता है सहचरता का नियम। आपको बुक में अच्छे से समझाया गया है, आप इसको देखेंगे और आप खुद से हल करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हम देखते हैं सीधा उदाहरण, एक उदाहरण करते हैं, देख लेते हैं कि उदाहरण नंबर 1 क्या दिया है। जैसे ये रहा आपका उदाहरण, क्या दिया है, 3/7 प्लस ऋण 6/11 प्लस ऋण 8/21 प्लस 5/22। यह आपको एक उदाहरण दिया गया है और इसको क्या करना है, ज्ञात करना है, इसको आगे हमें हल करना है। तो देख लेते हैं इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण हमें क्या दिया है, एक हमें यह उदाहरण दिया है 3/7 प्लस ऋण के 6/11 प्लस ऋण 8/21 प्लस 5/22। अब हमें इसको हल करना है, लिखा है उसमें ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 3/7 यहाँ इनको जो कहते हैं लिखेंगे 3/7, ऋण प्लस और ऋण का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऋण आ जाएगा, ऋण की 6/11। अब यहाँ पर प्लस का ऋण गुणा होगा तो कितना, कोष्टक मतलब क्या होता है ऋण, कोष्टक को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऋण, ऋण की 8/21। अब यहाँ पर आएगा प्लस, ये कितने लिखे 5/22, 5/, कितने लिखा है 22। अब हम इसको हल करेंगे। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसा घटाया जाता है। इसको कैसे हल करेंगे, आपको जो हर में संख्या दिख रही 7, 11, 21 और 22, 7, 11, 21 और 22, इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आपसे लेते बनता होगा, एलसीएम यदि आपसे लेते नहीं बनता है तो आप कमेंट करिए और आपको उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो देखिए इनका एलसीएम कितना होता है, 462 इसका एलसीएम आएगा। 7, 11, 21, 22 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा। तो देख लीजिए इसको जितना एलसीएम आता है उसको नीचे लिखते हैं 462। अब देखना है 7 है, 7 का हमें इसमें भाग लगाना है। यहाँ पर जो हर में जो संख्या दी होती है उसको हम एलसीएम में भाग लगाती हैं। हमारा एलसीएम कितना था, एलसीएम था 462। 462 में जब हम 7 से भाग लगाएं तो कितना आएगा, 7 42 और बचे कितने 4, 7 42, कितनी बार जाएगा 66 बार। 66 बार 7 का भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा, कितनी बार भाग गया 66 बार, 66 का अंश में हम गुणा कर देंगे। तो 66 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 18 की 8, हाथ से ला जाएंगे 1, 3 18 और 1 19, 198। अब यहाँ पर किसका चिन्ह है, ऋण का, तो ऋण का चिन्ह लगा देंगे। अब इसी तरीके से आपको दूसरे पद में करना है। दूसरा पद क्या लिखा है, दूसरी संख्या लिखी 6/11। तो यहाँ पर हर देखना, हर में क्या है 11, 11 का भाग लगाएंगे किसमें, हमारा जो एलसीएम था, एलसीएम कितना था 462, 462 में 11 का भाग लगाइए, 11 एकम 11, 11 चौके 44, बचे कितना, बचेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। तो 11 दूनी 22, कितनी बार भाग गया 42 बार, जितनी बार भाग जाता है उसका ऊपर गुणा, ऊपर अंश में कितने लिखी संख्या 6, 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 के आएंगे 2, हासिल 1, 6 चौके 24, 24 और 1 हासिल कितनी 25 हो जाएंगी, यहाँ पर 25 लिख दिए। अब देखेंगे अगला चिन्ह किसका है, ऋण का, तो ऋण लगा देंगे। फिर वही प्रोसेस फिर से करेंगे। एलसीएम कितना था 462, 462 में भाग किसका लगाएंगे 21 का, 21 का 1 कम 21, 21 दूनी 42, 42 बचा कितना, बचा 2, बचेगा कितना 21 दूनी 42, बचे 4, 42 और 46 माने बचे 4, 21 दूनी 42, कितनी बार जाएगा 2, 22 बार, 22 बार गया। ऊपर अंश में कितनी संख्या थी 8, 22 का गुणा किस में करेंगे 8 बार, तो 8 दूनी 16 की 6, हाथ से 1, 8 दूनी 16 और 17, फिर प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको 462 में फिर अगली संख्या का भाग देना है। 462 में किसका भाग लगाएंगे 22 का, लगाइए कितनी बार जाएगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44, बची 2, 22 एकम 22, 21 बार जाएगा। 21 का गुणा 5 में, 21 पंचे कितने होते हैं 21 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। इतना आपको करना, क्या करना है, जो हर में संख्या दी उसका एलसीएम भाग लेना है और फिर जो अंश में जितनी संख्या उससे उसमें गुणा कर देना है। एलसीएम कैसे लेते हैं ये आप, यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे।
देखिए अब इसको आगे हल करना क्या है, यदि जो संख्या प्लस की हैं तो हम उनको जोड़ देंगे और जो माइनस की हैं उनको घटा देंगे। जैसे 198 और 105 कैसी हैं, प्लस की हैं, तो इनको जोड़ेंगे। 198 जब 105 को जोड़िए कितना हो, 8 और 5 13, 13 की लिखेंगे 3, हासिल लाएंगी 1, 9 और 1 हासिल की कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 ऋण। अब दोनों ऋण वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जोड़िए 2 और 6 कितने भाई 8, 7 और 5 कितने भाई 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, नीचे कितने लिखे थे 462। ठीक, अब 303 ऋण 428, 303 में से 428 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर आएगा ऋण की 125/462। ऋण इसलिए आ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या क्या है इसमें 428, तो यहाँ पर आंसर आएगा अपना ऋण 125/462। यदि इसको और हल कर सकते थे लेकिन यह संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि नीचे की कट जाएगी तो ऊपर की नहीं कटेगी, और ऊपर वाली संख्या है जो वह जब कटेगी जब नीचे की संख्या नहीं कटेगी। तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। दूसरी तरीके से आप जो अभी हमने आपको गुणधर्म पढ़ाए हैं उस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको उदाहरण दूसरा भी दिया है, आप उसको भी हल करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको बताया गया है व्युत्क्रम नियम। देख लेते हैं कि व्युत्क्रम नियम क्या होता है। व्युत्क्रम नियम इसमें क्या होता है देख लीजिए। जब भी हमें व्युत्क्रम नियम या परिमेय संख्या उपलब्ध, जैसे व्युत्क्रम नियम में यदि कोई भी संख्या दी, जैसे मान ली 8/21 यह संख्या दी है, तो इसमें व्युत्क्रम नियम कैसे लगेगा। व्युत्क्रम नियम क्या होता है, इसमें जो भी हमें संख्या दी होती है उसका अंश हर बन जाता है और जो हर होता है वह अंश बन जाता है, यानी अंश और हर हैं जो भी बदल जाते हैं। देखो इसमें अंश क्या है 8, 8 क्या है अंश है, और हर क्या है 21, हर क्या है 21। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हर बन जाएगा 8 और अंश बन जाएगा 21। देखिए बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा 21/8, यह इसका व्युत्क्रम हो जाए। किसका है यह 8/21 का व्युत्क्रम कितना होगा 21/8। बस आपको इतना ही करना है। ठीक, क्या करना है आपको, केवल उनके अंश और हर को बदल देना है। अब आगे देखते हैं योज्य प्रतिलोम। अगला निकलता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, इसमें जो संख्या लिखी है वह ज्यों की त्यों रहेगी, केवल एक माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे। जैसे संख्या कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले ली ऋण के 7/19, ऋण के 7/19, यह एक हमने कोई संख्या मान ली और इसका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसमें हमने अभी बताया था कि जो संख्या दी होती है उस पूरी संख्या में ऋण से गुणा कर देते हैं। तो इसमें ऋण से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 7/19 में जब गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण बन जाती हैं धन, तो यानी प्लस की संख्या बन जाएगी, यानी 7/19। तो ऋण 7/19 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा 7/19। इसी प्रकार से आप एक कोई और भी संख्या ले सकते, जैसे हमने मान ली 5, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या, बस सिंपल सा उसमें ऋण से गुणा कर देना है, ऋण के 5। इसी तरह से आपको इनके निकालने थे। तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको इनको हल करना है। ऐसे ही आप हल करेंगे, यदि आपसे नहीं बनता है फिर हम अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 से इसको हल करना शुरू करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।